नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ वैकेंसी के बारे में, यानी कि राजस्थान प्रोटेस्ट फोर्स की तरफ से निकलने वाली, रेल मंत्रालय की तरफ से निकलने वाली एक ऐसी भर्ती जिसका इंतजार हर युवा को होता है। जो कि आपको पता है, पुलिस के अंतर्गत जाने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं या एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को इंतजार होता है कि आरपीएफ की वैकेंसी भी कब आती है, क्योंकि आपको पता है ये ऑल इंडिया वैकेंसी होती है। इसका नोटिफिकेशन लास्ट आपको 2024 में देखने को मिला था। अब 2026 आने को है, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है और 2026 के कैलेंडर में भी इसके बारे में कोई अलग से चर्चा नहीं की हुई है। जैसे कि आप सबको पता है, एसएससी के अंतर्गत जीडी पोस्ट के साथ इस वैकेंसी को निकालने की चर्चाएं चल रही है, यानी कि जीडी के साथ में ही आरपीएफ की कुछ पोस्ट निकले, ऐसी चर्चाएं हैं। लेकिन अभी तक ये भी फाइनल नहीं है और इसमें मुझे नहीं लगता कोई खास आपके फायदा है। कैसे? आपको पता है, हाइट का ही इसके अंतर्गत मुख्य रोल होता है। 165 सेंटीमीटर जो हाइट होती है आपके आरपीएफ के लिए जनरल मेल की ली जाती है, लेकिन अगर आप जीडी के अंतर्गत देखेंगे तो ये हाइट आपके 170 सेंटीमीटर होती है। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सब्जेक्ट आपकी जो है हिंदी है, और आप देखेंगे एसआई के लिए तो आपकी इंग्लिश है, यानी 2 सब्जेक्ट भी आपको इससे अंतर्गत एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। तो कोई जनरली स्पेशली फायदा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। तो आरपीएफ की वैकेंसी जैसे है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से अलग से ही निकले, वो ही अपन सबके लिए बेनिफिशियल है। तो इसके लिए क्या योग्यता रहेगी आपकी, क्या हाइट रहेगी, क्या चयन की प्रक्रिया रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने पोस्ट पर वैकेंसी आने की संभावना है, कब तक संभावना है, ये सारी चर्चा हम अगले 10 से 15 मिनट के बीच में करेंगे। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें भी हम डिस्कस करेंगे जो भी आप लोगों के जानने के लिए बहुत जरूरी है कि भाई, अगर आप आरपीएफ वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो कुछ ऐसी समकक्ष वैकेंसियां भी तो होती है, कुछ ऐसी वैकेंसीज भी होती है जिसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है, एसएससी जीडी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, ग्रुप डी, इन सबके पेपर आपके इसी साल सितंबर महीने तक होने के चांस है, जिसका एग्जाम आपके जनवरी में लिया जाएगा। तो देखेगा, आरपीएफ कांस्टेबल जो है वो रेल मंत्रालय की तरफ से निकलने वाला एक पद है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसको निकालता है, जिसके लिए अगर आप कांस्टेबल की बात करें, जो लगभग 6500 प्लस पोस्ट पर इस बार आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। 2 साल होने को आए हैं इस भर्ती को। ये भर्ती अब जब निकलेगी कांस्टेबल के लिए, लगभग आपके 6500 से 7,000 पोस्ट पर आपको इसके अंतर्गत वैकेंसी देखने को मिलेगी। 10वीं पास आप इसकी योग्यता होती है। और जब आप एसआई की अगर बात करें तो आपके 2000 प्लस आपको पोस्ट इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके लिए योग्यता 10th चाहिए, और आपके एसआई के लिए आपकी जो योग्यता है वो आपको 12th चाहिए। साथ ही साथ एज है, जो एज का क्राइटेरिया सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। 18 ईयर से लेकर 28 ईयर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी वर्ग से हैं तो आपकी एज 28 से 3 वर्ष ज्यादा 31 हो जाती है। और अगर आप एससी और एसटी से हैं तो आपको यहाँ +5 ईयर की छूट मिलती है। तो आप आरक्षित वर्गों के अनुसार आप अगर है तो आपको एज में छूट मिलती है। बाकी नॉर्मल एज है 18 से 28। वेतन की बात करें तो देखो, नॉर्मल इन हैंड वेतन आपका जो होता है 21,700 से लेकर 6900 होता है, लेकिन बेसिक पे स्केल है। इसके अलावा काफी डीए, एचआरए, टीए, मेडिकल सुविधाएं, पेंशन और रेलवे के जितने भी भत्ते होते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। आप यहाँ तक कि जो आवेदन शुल्क भी लगता है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज, और एससी और एसटी के लिए 250 रुपीज, वो भी रिफंडेबल होते हैं। जब आप फॉर्म भर देते हैं उसके बाद में वो चीजें रिफंडेबल होती है। तो ये आपका पे स्केल इसके अंतर्गत रहता है। आपको पता होना चाहिए, ऐसी वैकेंसीज में जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो आपकी हाइट का होता है। हाइट आपकी पुरुषों के लिए इस वैकेंसी में रखी गई है, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 165 सेंटीमीटर जैसे मैंने बताया, और एसटी के लिए, एसटी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर। वहीं महिलाओं के लिए, जनरल, ओबीसी और एससी महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर, एसटी महिला कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर आपके हाइट रखी गई है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट केवल पुरुषों के लिए मेजरमेंट होता है 80 सेंटीमीटर सामान्य, और फुलाकर है वो 85 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का मेजरमेंट इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। देखो, इस वैकेंसी में पीटी एक टेस्ट होता है। पूरी चयन की क्या प्रक्रिया रहती है वो जानेंगे।
तो दौड़ जो होती है आपकी वो पुरुषों को कितने मीटर, तो लगभग 1600 मीटर की आपकी दौड़ होती है। 5 मिनट और 45 सेकंड में आपको ये दौड़ पूरी करनी होती है, जो कि 1600 मीटर की होती है। साथ ही साथ महिला कैंडिडेट को 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जिसमें 800 मीटर की उन लोगों के लिए दौड़ रखी जाती है। तो अच्छी बात है। ये लॉन्ग जंप की अगर अपन बात करें तो 14 फीट पुरुषों के लिए और 9 फीट जो है वो आपके महिला कैंडिडेट के लिए रखी जाती है। ये कुछ मेजरमेंट है, ये कुछ बेसिक योग्यताएं हैं जो आपको इस वैकेंसी से, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बेसिक नॉर्मल सिलेबस होता है आपका। तो इसके अंतर्गत आपकी दौड़ जो है, आपकी हाइट है, आपका मेडिकल टेस्ट है, इन चीजों में आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसलिए लॉन्ग जंप है पुरुषों के लिए 14 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट। हाई जंप की अगर अपन बात करें तो पुरुषों के लिए है 4 फीट और महिलाओं के लिए है 3 फीट। अब देखो एक चयन की प्रोसेस क्या होती है, अगर आप इस वैकेंसी में लगना चाहते हैं तो इसकी चयन की कुछ प्रोसेस होती है आपके, आप कैसे सेलेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट लगता है जिसे सीबीटी अपन कहते हैं। क्या वैकेंसी का सिलेबस होता है, कितने नंबर का पेपर होता है, सारी डिस्कशन करेंगे। शॉर्ट में देखिएगा, सीबीटी टेस्ट होने के बाद में आपका एक फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी जो मैंने आपको बताया दौड़ आपके होती है। आपने कंप्यूटर बेस्ड पेपर दिया सीबीटी, उसके बाद आपकी दौड़ लगती है। फिर आपका पीएमटी होता है, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, आपके चेस्ट का और जो आपकी हाइट है वो नापी जाती है। उसके साथ साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, यानी आपकी आंख की दृष्टि क्या है, चश्मा लगा है या नहीं लगा है, सारी बातें डिस्कस अपन डिटेल में करते हैं। ये 5 जो प्रोसेस होती है मेन देखने में तो ये एक ही पेपर है, मेरी बात समझिए आप, एक ही पेपर होता है। फिर दौड़ होती है, आपका फिजिकल मेजरमेंट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल एग्जाम होता है। इनमें आपको कोई मेहनत करनी नहीं होती। अगर आपका थोड़ा सा जीके और अच्छा है, रीजनिंग मैथ, और उसके साथ में अगर आप कंटिन्यूअस दौड़ करते हैं तो आप इसमें अच्छे से और बड़े आराम से आप सेलेक्ट हो सकते हैं। सीबीटी के जो परीक्षा पैटर्न होता है वो कैसा होता है कि 120 नंबर का आपके कुल प्रश्न होते हैं, 90 मिनट आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। यानी कि ध्यान से समझिएगा, 120 प्रश्न होते हैं, 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस यानी जीके, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 1 नंबर का होता है। नकारात्मक अंकन भी 1/3 अंक जो बाकी एग्जाम में होता है, सेम नेगेटिव मार्किंग होती है। 1 नंबर का प्रश्न होता है, 120 सवाल होते हैं, प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर आपको दिया जाता है। जनरल अवेयरनेस है, अर्थमेटिक और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये सिलेबस होता है। सिलेबस की भी डिटेल में चर्चा हम आराम से कर लेंगे। फिलहाल आप ये समझिएगा, मेडिकल जो मैंने आपको बताया कि पीएमटी आपका टेस्ट होता है, उसके अंतर्गत आपकी जो जांच की जाती है, आंखों की जांच की जाती है कि आपकी आंखों की दृष्टि सही है या नहीं, आपके चश्मा लगा हुआ तो नहीं है। इसकी जांच करने के बाद में आपको कलर विजन दिखाया जाता है, रंगों की पहचान करवाई जाती है, शारीरिक रूप से आप फिट हैं कि नहीं वो देखा जाता है, और रेलवे के मेडिकल मानकों के अनुसार आप पात्र हैं या नहीं। तो आपकी दौड़ हो गई, आपकी हाइट मेजरमेंट हो गया, आपका मेडिकल हो गया। और आपने अगर अच्छे से, आपका जो ये सीबीटी मोड का पेपर होता है जिसमें बहुत ज्यादा सब्जेक्ट नहीं होते हैं, आपकी अगर बहुत अच्छी तैयारी होती है तो आप अपने आप को आरपीएफ जो वैकेंसी है कांस्टेबल आपके, आप आराम से बन सकते हैं। साथ ही साथ देखो नौकरी का जो स्थान होता है इसमें आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है। ये आवेदन की बात अपन कर चुके हैं, 250 रुपए और 500 रुपए आपकी फीस लगती है। दूसरी बात आप देखो, 10th कक्षा पास और 18 से लेकर 28 साल तक अपन एज के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अपन आरपीएफ कांस्टेबल के सिलेक्शन की 5 प्रोसेस के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं कि 120 सवाल, 120 नंबर के, 90 मिनट आपको मिलता है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, नेगेटिव मार्किंग आपके 1/3 अंकों की होती है। इसी के साथ जनरल अवेयरनेस यानी जीके आपके 50 नंबर का होता है, अर्थमेटिक यानी मैथ्स आपके 35 नंबर की होती है, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग आपके 35 नंबर की होती है। सीबीटी केवल क्वालिफाइंग करने के लिए नहीं बल्कि मेरिट बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। जो आपका सीबीटी का टेस्ट होता है न कि आपका क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसका नंबर आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं, इसलिए आपको इन तीनों सब्जेक्टों की तैयारी तो करनी ही करनी है। ठीक है, साथ ही साथ देखिएगा चरण 2 जो मैंने आपको बताया, आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, आपका फिजिकल देखा जाता है। उसके अंतर्गत आप अगर सीबीटी में सफल हो जाते हैं तो आपको पीईटी यानी कि आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपकी दौड़ देखी जाती है,
कि आप 1600 मीटर अगर आपने अच्छे से दौड़ पास कर ली है, आपने लॉन्ग जंप कर लिया है, हाई जंप में भी आप फिट है, पुरुष, ये पुरुष कैंडिडेट के लिए है। महिलाओं के लिए लॉन्ग जंप, हाई जंप और दौड़ के मेजरमेंट ये है। अगर आपने इन दोनों ही मेजरमेंट को पास कर लिया है तो आप पीईटी में भी क्वालिफाइंग होते हैं। इसमें आपके कोई अंक नहीं जुड़ते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, लेकिन इसको पास करना बहुत जरूरी है। पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए देखो, पुरुषों की हाइट मैंने आपको बता दी, महिलाओं की हाइट मैंने आपको बता दी। अगर उम्मीदवार इन मानकों को पूरा नहीं करता है तो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। यानी कि अगर आपने दौड़ भी पास कर ली, आपका रिटर्न भी क्लियर है, लेकिन आपकी हाइट और हेल्थ अगर सही नहीं है, हाइट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप इस प्रक्रिया से कंप्लीटली बाहर होते हैं। अगर किसी कैंडिडेट का तीनों ही प्रोसेस में हो जाता है चयन, तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके लगेंगे, डॉक्यूमेंट ये रहते हैं जिसमें 10th 12th की मार्कशीट, आधार, पेन, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास, फोटो, पासपोर्ट, साइन, एनसीसी सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो, आपकी एनओसी, आवेदन पत्र और शुल्क भुगतान की रसीद, ये डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं जब आप तीनों ही प्रोसेस में चयन हो जाते हैं। तो फिर लास्ट में जो होता है बेसिक सा टेस्ट होता है आपका, जिसको अपन मेडिकल कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, इसका कलर विजन तो सही है, आंखों की रोशनी सही होनी चाहिए, रंग पहचान सही होनी चाहिए, सुनने की क्षमता, रक्तचाप, बीपी, सामान्य शारीरिक स्वास्थ्य, किसी गंभीर बीमारी या शारीरिक अक्षमताओं की जांच, ये जो आपको पता है मेडिकल नॉर्मल टेस्ट होते हैं, ये आपके करवाए जाते हैं। ये कंप्लीट आपका प्रोसेस रहता है। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि आरपीएफ के समकक्ष क्या है, मतलब इस वैकेंसी का मान लीजिए नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप लोग इसकी तैयारी 100% आपको करनी है। इन केस आपको आरपीएफ के अलावा भी आपको पता होना चाहिए तो एसएससी जीडी जो है आपके, एसएससी जीडी जो आपके हैं वो सितंबर 2026 में होने वाली है। जनवरी में इसका एग्जाम है, सितंबर 2026 में ये एग्जाम का नोटिफिकेशन है और जनवरी में इसका एग्जाम है। तो आप एसएससी जीडी की तैयारी भी कर सकते हैं, सेम सिलेबस है, एक हिंदी सब्जेक्ट आपके अलग से ऐड हो जाएगा और हाइट का मेजरमेंट 170 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हाइट आपके जो यहाँ लिखी हुई है, अगर हाइट आपकी ज्यादा है तो आप आराम से फॉर्म भरिएगा। एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम भी आपके इसी साल है तो आप इसके अंतर्गत भी फॉर्म लगा सकते हैं। ये आपके आज की कंप्लीट चर्चा थी साथियों, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि आरपीएफ क्या है, आरपीएफ की योग्यता क्या है, अगर आपको कांस्टेबल बनना है, आपको एसआई की पोस्ट पे लगना है तो ये वैकेंसी आपके ऑल इंडिया में कब तक आने वाली है, इसके समकक्ष क्या है, कितनी हाइट, कितनी योग्यता, क्या एज, हमने सारी सब कुछ चर्चाएं करी। तो आई होप इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगा। जितनी अनुमान लगाया जा रहा है ये नोटिफिकेशन हो सकता है आपको इसी साल देखने को मिलता है। जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आपको अपनी तैयारी को अभी से कंटिन्यू रखना है। इसके साथ साथ आप इन दोनों एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया आप अपनी तैयारी को रिमूव कर सकते हैं, अपनी तैयारी को रिप्लेस कर सकते हैं आरपीएफ वैकेंसी के लिए। तो आज हम इस वीडियो में बात इतनी ही करेंगे, फिर अपन मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आपको कहीं नहीं जाना है। लगभग 8-8.5 हजार पोस्ट पर ये वैकेंसीज आपको जल्द देखने को मिलेगी। चलिए आज इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।